नमस्कार, स्वागत है आप सभी का निवेश की एबीसीडी में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और हर हफ्ते एक खास शो लेकर आते हैं हम एक खास मेहमान के साथ, जहां पर बताया जाता है आपको कि आपके निवेश के पोर्टफोलियो के लिए आपको रणनीति में क्या बदलाव करने चाहिए, बाजार की मौजूदा चाल का आपके निवेश लक्ष्यों से किस तरह का ताल्लुक है। इन तमाम मुद्दों पर बात करते हैं, निवेश की भाषा को आसान करके आपको समझाया जाता है और हर हफ्ते एक खास मेहमान से मैं आपको मिलाती हूँ। आज मैं आ गई हूँ बंधन म्यूचुअल फंड के दफ्तर में और मेरे साथ बैठे हैं बंधन म्यूचुअल फंड के सीईओ विशाल कपूर। स्वागत है आपका निवेश की एबीसीडी में। और तमाम दर्शकों को बता दें कि आईडीएफसी म्यूचुअल फंड अगर आपके पास होगा तो आप उसका नाम बदलता हुआ देखा होगा आपने, बंधन म्यूचुअल फंड का नाम आ गया होगा। तो बंधन के साथ बंधन कैसा चल रहा है? फर्स्टली कविता, धन्यवाद आपका जो अब हमारे ऑफिस आए और हमें इस शो में आपने निमंत्रित किया। आईडीएफसी आपने जैसे सही बताया, निवेशकों को पुराना नाम है, लाखों इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने देखा होगा कि फरवरी, मार्च, अप्रैल में हमारा नाम चेंज हुआ। और जैसा कि हमने अपने कम्युनिकेशन और अपने एडवर्टाइजिंग में भी बताया लोगों को कि नाम चेंज हुआ है। नाम चेंज इसलिए हुआ है क्योंकि जो कंपनी थी उसकी ओनरशिप जो है, जो स्ट्रक्चर, जो इन्वेस्टर्स थे, जो निवेशक थे उस कंपनी में, वो चेंज हुए हैं। हाँ। अब हमें 3 बहुत स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर्स मिले हैं, तो आईडीएफसी ने शेयर्स बेचे हैं, 3 नए इन्वेस्टर्स ने वो शेयर्स खरीदे हैं और उसकी वजह से हमारा नाम अब जो नए शेयर होल्डर्स हैं उनके हिसाब से हमने चेंज किया है बंधन म्यूचुअल फंड में। तो एक तरह से आप समझिए, दफ्तर भी वही है, लोग भी वही हैं, ऑफिस भी वही है, हमारे जो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस, स्कीम्स, जो स्ट्रैटेजी थी वो भी वही है, लेकिन एक नए नाम के साथ एक नया अपॉर्चुनिटी होती है, एक नई एनर्जी होती है, एक नया जुनून होता है लोगों में। तो हम चाहते हैं कि ये दोनों भागों को अच्छे से मिला के हम आगे बढ़ें। बिल्कुल। तो बताना ज़रूरी होगा यहाँ पर दर्शकों को कि बंधन के पास फंड मैनेजमेंट की कोई टीम नहीं थी और इसीलिए आईडीएफसी की जो पूरी टीम है, अगर हम फंड मैनेजमेंट के लिहाज से देखें तो पूरी की पूरी वही टीम है। लेकिन जब कोई नई चीज़ के साथ आप जुड़ते हैं तो कुछ ना कुछ वैल्यूज़ नई हो जाती हैं, कुछ फ़िलॉसफीज़ नई हो जाती हैं। तो ऐसे में जो निवेशक अब ये सोच रहे हो कि अगर नाम बदला है तो हमारे फंड में कोई बदलाव होगा या ना होगा, हमारे फंड मैनेजर में कोई बदलाव होगा या नहीं होगा, आईडीएफसी की जो फ़िलॉसफी थी, एक थॉट प्रोसेस था एएमसी को चलाने का, क्या उसमें कोई बदलाव हो ना हो, क्या कहेंगे? नहीं, तो कोई फंड मैनेजमेंट में या इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में या जो मैनेजर्स हैं टीम में, उनमें कोई बदलाव नहीं है। वही टीम है, वही स्ट्रैटेजी है, वही पोर्टफोलियो है। एंड अब तो इन्वेस्टर्स ने, निवेशकों ने हमें देखा है कि 3-4 महीने हो गए हैं एंड कोई डिफरेंस नहीं आया है। डिफरेंस ये है कि जो, जैसे मैंने बताया कि जो हमारी कंपनी के ओनर्स थे उसमें चेंज आया है। तो बिकॉज कंपनी के ओनरशिप में चेंज आया है, अब हमारे पास 3 बड़े इन्वेस्टर्स आए हैं, एक के बजाय 3 बेटर है। हाँ, बिल्कुल। बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज, जो आप जानते हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है इंडिया में फाइनेंशियल इंक्लूजन की तरफ, बिल्कुल। और अब वो काफ़ी एक बड़े बैंक भी हैं। जीआईसी ऑफ सिंगापुर, विच इज़ बहुत ही बड़ा ग्लोबल इन्वेस्टर है, सॉवरेन फंड मैनेजर्स हैं, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर की बैकिंग है उनको। और क्रिस कैपिटल, जो एक इंडिया बेस्ड प्राइवेट इक्विटी फर्म है। तो ये 3 निवेशकों ने मिलके हमारी एएमसी को खरीद लिया है। बट एएमसी को खरीदा है कंपनी की टीम, कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर, कंपनी का स्ट्रैटेजी, इन्वेस्टमेंट्स वगैरह सब सेम का सेम है। बोर्ड में बदलाव आया है, लेकिन जो वैल्यूज़ हैं, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है, जो प्रोसेसेस हैं, वो सब वैसे के वैसे ही हैं। एक तरह से आप ये सोचिए कि एक अच्छी चीज़ थी। अगर कोई निवेशक को लगता है कि भाई हमारी अच्छी कंपनी है, पोटेंशियल है ग्रोथ का, वो उसमें निवेश करना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है यहाँ ग्रोथ होगी, तो इसलिए उन्होंने यहाँ इन्वेस्ट किया है। तो बंधन के जुड़ने के बाद मुझे ये बताएं, फाइनेंशियल इंक्लूजन में तो इनका हाथ हमेशा से काफ़ी मजबूत रहा है। छोटे मझोले शहरों की बात करें, वहाँ के निवेशकों की बात करें, तो आपको अब किस तरह का नया रुझान और क्या फ़ायदा इनके जुड़ने के बाद रहा है? हम देख रहे हैं कि पैंडेमिक के दौरान खासतौर से हमने देखा, विशाल आप भी, आपके पास तो आंकड़े लगातार ही आते रहते होंगे, जो पुरजोर तरीके से दिलचस्पी दिखाई गई है म्यूचुअल फंड में, इक्विटी में जो भागीदारी बढ़ी है, म्यूचुअल फंड के जरिए जो भागीदारी बढ़ी है, उसमें छोटे मझोले शहरों का बहुत बड़ा रुझान रहा है, योगदान बहुत बड़ा रहा है। तो अब आपको इसका फ़ायदा और कैसे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है?
ये आपने बहुत अच्छा एनालिसिस प्रेजेंट किया, क्योंकि ये 2-3 कारण हैं इसके। कोविड का तो एक कारण हो सकता है, बट ये एक स्ट्रक्चरल ट्रेंड भी हमने देखा है काफ़ी सालों से कि जैसे हमारी इकॉनमी डेवलप हो रही है, स्पेशली ओवर द लास्ट 5, 8, 10 साल में, जो हाउस होल्ड सेविंग्स होती थी, जो बचत होती थी घरेलू, उसमें एक काफ़ी लार्ज प्रोपोर्शन पहले रियल एस्टेट, गोल्ड वगैरह में जाता था, और जो छोटा प्रोपोर्शन था वो फाइनेंशियल सर्विस में आता था, चाहे वो एफडी हो, चाहे वो इंश्योरेंस हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, चाहे वो स्टॉक बाज़ार हो। अब उसका जो बैलेंस है वो कैपिटल मार्केट्स, म्यूचुअल फंड्स वगैरह का हमने देखा है कि वो प्रोपोर्शन बढ़ के अब 50% से ज़्यादा हो गया है। तो अब जो बचत होती है घरेलू, उसमें जो लार्जर पोर्शन है वो फाइनेंशियल एसेट्स में जाता है। बिल्कुल, राइट, तो दैट इज़ अ स्ट्रक्चरल ट्रेंड। तो एक तरफ तो वो हो रहा है, और दूसरा वो है कि भाई बचत कहाँ हो रही है। तो पहले तो ऑफ कोर्स जो अर्बन सेंटर्स थे वहाँ बचत हो रही थी पहले। अब जैसे जैसे डेवलपमेंट और वाइड स्प्रेड हो रहा है, आप ये देखेंगे कि बचत छोटे शहरों में भी काफ़ी होती है, और वो बचत का अब आप देख रहे हैं कि जो ट्रेंड है कि वो मार्केट्स में पैसे आ रहे हैं। लोग समझ रहे हैं कि भाई मार्केट में क्या बेनिफिट होता है, और खाली एक ही तरह से इन्वेस्ट नहीं किया जा सकता है, 3-4 अलग अलग तरीके से आदमी इन्वेस्ट कर सकता है। और कैपिटल मार्केट का क्या फ़ायदा है, स्टॉक मार्केट का क्या फ़ायदा है इन्वेस्ट करने से। सो ये सब जो सेक्युलर ट्रेंड्स हम देख रहे हैं, उसकी वजह से ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, बहुत ही इनकरेजिंग ट्रेंड है एक तरह से। जैसा कि आपने कहा कि बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज ने इस एरिया में सालों काम किया है, और अब बंधन बैंक भी अगर आप देखें, उनका वहाँ पे बहुत अच्छा एक्सेप्टेंस है, बहुत अच्छा नेटवर्क है, बहुत अच्छी रिलेशनशिप्स है। तो डेफिनेटली एज बंधन म्यूचुअल फंड मैं चाहूँगा कि हम भी उन कस्टमर्स के पास जाएं, उनसे बात करें, उनसे देखें कि अगर उनके पास निवेश करने की आप उनको अगर कोई का बेनिफिट अगर हम दे सकें उन्हें, सिंपल प्रोडक्ट्स हों, कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स हों, स्टॉक मार्केट रिलेटेड हों, डेट मार्केट रिलेटेड हों, बिकॉज आपको पता है कि भी म्यूचुअल फंड में हर तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं, अंडरलाइंग एसेट क्लासेस होते हैं। तो हम डेफिनेटली चाहेंगे कि वो हम सर्विस उनको प्रोवाइड करें। इंडस्ट्री में हमने देखा है कि लास्ट 4-5 साल में 70-80% ग्रोथ हुआ है इन B30 सिटीज़। तो वही B30 का B50, B100, B200 आई थिंक बहुत पोटेंशियल है, और हम डेफिनेटली चाहेंगे कि जो हमारा नया अवतार है, जो नया हमारा ओनरशिप स्ट्रक्चर है, उसके थ्रू हम ज़्यादा से ज़्यादा नए लोगों से जुड़ें, और उनको अपनी म्यूचुअल फंड सर्विसेज हम प्रोवाइड करें। तो वित्तीय साक्षरता, फाइनेंशियल लिटरेसी के किसी तरह के खास अभियान जो आपकी प्लानिंग में हो? तो हमारा पुराना एक एफ़र्ट रहा है, काफ़ी सालों से एफ़र्ट रहा है कि हम नई तरीके से जाके फाइनेंशियल लिटरेसी करें। बिकॉज लिटरेसी आपको पता है कि भाई जैसे भी अगर मैं फाइनेंशियल सर्विसेज में नहीं होता, हमारे जो रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स, फैमिली हैं वगैरह, जहाँ नंबर्स की बात आती है हम काफ़ी लोग डर जाते हैं कि नहीं ये नंबर्स मुझे नहीं समझ में आता है, बात नहीं करना है, ये टॉपिक बड़ा बोरिंग है। तो कई साल पहले हमने अलग अलग एक्सपेरिमेंट ट्राई किए। हम बोले कि अच्छा ये जो कॉम्प्लेक्स चीज़ है उसको हम सरल तरीके से, सही तरीके से कैसे बता पाएँ। तो हमने एक एक्सपेरिमेंट किया। हमने इन्वेस्टर एजुकेशन के लिए सरलता की वजह से हमने कहा कि इसको क्यों ना हम एक मूवी बना दें। अच्छा। तो हमने एक मूवी बनाई, उसका नाम था वन इडियट। ये अमोल गुप्ते साहब ने डायरेक्ट करी, हमारे साथ लिखी, और वो बहुत अच्छा हमें फीडबैक मिला इन्वेस्टर्स से। तो ऑफ कोर्स वो हम पहले बड़े सिटीज़ थे, यूट्यूब के माध्यम से हम लोगों को दिखा रहे थे, और अब ये अभियान हमारा इतना पॉपुलर हो गया है कि वही मूवी, उसका हमने एक सीक्वल भी बना दिया, रिटर्न ऑफ वन इडियट। अच्छा। तो 2 अब मूवीज़ हैं जो जिसके माध्यम से हम लोगों के पास जाते हैं और बताते हैं कि अगर आप अच्छे से निवेश करें, सही तरीके से निवेश करें, तो पहली मूवी में ये बताया जाता है कि क्या हो सकता है। और रिटर्न ऑफ वन इडियट में हमने ये कहने की कोशिश करी है कि अगर आप निवेश ना कर पाएँ तो क्या हो सकता है। अच्छा। जिससे कि आप आइए, देखिए, समझिए, हमसे बात करिए, हमारे डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर से बात करिए, और समझ के निवेश करिए कि क्या अपसाइड है, क्या डाउनसाइड है। तो ये एक तरीका है, और काफ़ी तरीके से हम ट्राई कर रहे हैं इनोवेशन के थ्रू, चाहे वो गेम हो, चाहे वो वीडियोज़ हों, चाहे वो ऑनलाइन तरीके हों, जिससे कि आप आज का जो निवेशक है, आज की जो पीढ़ी है,
वो अच्छे से समझे कि निवेश करने से फ़ायदा क्या हो सकता है और डाउनसाइड क्या है, नुकसान भी क्या हो सकता है, और फिर सही समझ के फिर आए। क्या हम इस कैलेंडर ईयर में अब तक कह सकते हैं कि जितना भी बुरा दौर था, या भारत के लिए कम से कम जो बुरी खबरें थी वो ख़त्म हो चुकी हैं? एक मॉनसून ट्रिगर था हमारे लिए, वो आ चुका है, लेकिन वो भी काफ़ी धीमा चल रहा है। तो यहाँ अगर मामला बिगड़ गया तो हो सकता है महंगाई पर हमें असर पड़ेगा, जो कि गवर्नर साहब ने भी अपनी बात में मेंशन किया। लेकिन ओवरऑल अब आने वाले 6 महीने ही हैं इस साल के, अगर हम देखें, हम बुरे दौर से निकल चुके हैं, कहेंगे आप? तो जो जहाँ तक भारत का सवाल है, आई थिंक हमारे हिसाब से हम लोग को बहुत पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि जो हमारा ट्रेंड रहा है पिछले 6 महीने में वो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्गर से स्ट्रॉन्गेस्ट की तरफ बढ़ रहा है। वो तो उस हिसाब से जो हमारा एक्सपेक्टेशंस था क्वार्टरली अर्निंग्स में हो, चाहे इन्फ्लेशन में हो, चाहे ओवरऑल मैक्रो स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो एक्चुअली जितना लोग सोच रहे थे मार्केट में, स्केप्टिक्स भी होते हैं मार्केट में जो थोड़ा उतने पॉजिटिव हो सकता नहीं हो, तो सब तरह के लोग होते हैं, उससे ज़्यादा अच्छा ही हुआ है, ख़राब नहीं हुआ। ख़राब तो नहीं है, बिल्कुल। राइट, तो पहले क्वार्टर की जो अर्निंग्स थी वो भी अच्छी आई। इन्फ्लेशन का जो एक्सपेक्टेशन था कि इन्फ्लेशन बहुत स्टिकी होगा, वो उतना स्टिकी नहीं था। जो लास्ट रीडिंग थी वो भी अच्छी आई, 5 के नीचे गिर गई, चाहे वो उतना हो सकता है स्टिकी नहीं हो, बट फिर भी रेटिंग जो रीडिंग आई वो अच्छी आई। जो करेंसी स्टेबिलिटी और एक कंसर्न था कि भाई अगर ग्लोबल टर्मोइल है इतनी ज़्यादा तो इंडियन रुपी अगेंस्ट द डॉलर स्टेबल रहेगा, कि अगर रुपी वीक होता जाएगा तो वो भी काफ़ी स्टेबल है। तो उस तरफ से भारत का जहाँ तक सवाल है वो काफ़ी अच्छे पोजीशन पे है। बिल्कुल। आई थिंक निवेशकों को ये समझना चाहिए कि हम दुनिया में, हमारा मार्केट दुनिया में अकेला नहीं है, क्योंकि एफपीआई फ्लोज जो हैं, जो बाहर इन्वेस्टर्स के जो फ्लोज हैं, उससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। इसलिए भारत की पोजीशन चाहे जितनी भी अच्छी हो, आपको एक नज़र बाहर भी रखना पड़ेगा, एंड वहाँ पे सिचुएशन अभी भी उतनी स्टेबल नहीं है। हाँ। तो एक तरफ हमें जो भारत को जो फ़ायदा हो रहा है, एक तरफ ये भी है कि भाई ऑयल प्राइसेस, कमोडिटी प्राइसेस थोड़े कम हो गए, तो जो रिस्क था वो कम हो गया है। लेकिन जो टोटल रिस्क था, बिकॉज जितनी लिक्विडिटी कोविड के बाद डेवलप्ड नेशंस ने दी थी अपनी अपनी इकोनॉमी को, और उसकी वजह से जो रिस्क हो सकता है, उनका इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ा उनको। जहाँ पे 1% से कम इंटरेस्ट रेट सालों से था यूएस, वहाँ वो 5%, 6% तक उनको रेट्स अभी वो ले गए हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो उसकी वजह से जो रिस्क आ सकता है वो हम नहीं बहुत जल्दी कहना चाहेंगे कि वो अब पीछे है और अब चला गया है। तो भारत की सिचुएशन जितनी भी अच्छी हो, आपको ये देखना पड़ेगा कि इम्पोर्टेड रिस्क क्या हो सकता है, और इम्पोर्टेड रिस्क अभी भी है। आई थिंक और 3-6 महीने आपको देखना पड़ेगा कि क्या होता है। अगर वहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत तेज़ी से नीचे आ जाता है, और बिकॉज ऑफ विच अगर जो वहाँ के सेंट्रल बैंक्स हैं, फेडरल रिजर्व हैं, वो अगर जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वहाँ के अगर वो काटना शुरू कर देते हैं, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो आरबीआई को भी फिर उस हिसाब से इंटरेस्ट रेट्स काटने की आई थिंक थोड़ी रूम मिल जाएगा। बट जब तक वो नहीं होता है तब तक हमें थोड़ा चौकन्ना ही रहना अच्छा है। बट हैविंग सेड दैट, अगर आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं कि अब ये होगा तो निवेश करूंगा या वो होगा तो निवेश करेंगे, तो वो अच्छा आइडिया नहीं है, क्योंकि इक्विटी मार्केट्स देखिए आगे की तरफ देखते हैं। पर इतने ऊंचे समय में और इतने ऊंचे लेवल्स पर मुझे अगर पैसे लगाने हो तो फोमो नहीं हो गया? गाड़ी निकल गई नहीं, कि आपको लगता है कि अभी भी मौका है और टाइमिंग नहीं करना चाहिए? तो वही बात है कि अगर आप टाइम करने की क्यों कोशिश कर रहे हैं। अगर आप इक्विटी में आ रहे हैं तो आप 7-8-10 साल सोच के आइए, आप इस डेकेड को कम से कम सोच के आइए। तो आप ये सोच के आइए कि 2030 में क्या मार्केट हो सकता है, और आज हम 2023 में हैं। तो अगर 7 साल अगर आप सोच के आए कि भाई इस डेकेड में मुझे क्या करना है, तो ये मैं आपको गारंटी करके बोल दूंगा कि 2030 में आप ये नहीं याद रखेंगे कि वो मार्केट लेवल सेंसेक्स का 62 था, 63 था, 64 था, ये याद नहीं रहेगा आपको खाली यही याद रहेगा कि कितने पैसे लगाए थे उस समय और कितना मैं सेव कर सकता था, कितना कैपिटल था उस समय। तो उस हिसाब से अंडरवेट होना अभी अच्छा नहीं है। टाइमिंग की कोशिश करना कि अभी अगर 5% 8% कम होगा तभी मैं मार्केट में एंटर करूंगा, और वो मे नॉट बी ए गुड आइडिया, बिकॉज वो हो नहीं पाता है।
3 महीने पहले जब मार्केट और सस्ता था तब लोग वेट कर रहे थे कि नहीं नहीं अभी तो बहुत ज़्यादा ग्लोबल वॉलेटिलिटी है, अभी वेट करते हैं, और देखते देखते 4-5% का मूव आ गया। हाँ बिल्कुल। तो आई थिंक आप ओवर द ईयर्स आप जितने सीजन्ड इन्वेस्टर्स हैं सबको समझ में आया है कि आप टाइम ना करें, आपको अगर निवेश करना है तो आप उसको सिस्टमैटिकली करें। सिस्टमैटिकली करने की वजह से आप थोड़ा एवरेज आउट करते हैं, तो ये डर नहीं रहता है कि आपने या तो बहुत ही ज़्यादा हाई पे लिया है या बहुत ज़्यादा एकदम टाइम करने का वेट करते रहे, उस चक्कर में गाड़ी निकल गई। तो आप कमिट कर दीजिए और फिर आप उसको स्प्रेड कर दीजिए। तो उससे क्या है कि जो भी मार्केट में वॉलेटिलिटी रहती है उससे आपको बेनिफिट मिलता है, उससे आपको कोई नुकसान नहीं मिलता। बिल्कुल। तो मेरा तो ये मानना है कि आप अगर इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप जब तक आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है आप उस हिसाब से सोच के चलिए। ये डेकेड आप मान के चलिए कि जब अपस्विंग आ रहा है मार्केट में, इंडिया में, इकॉनमी में इतनी सारी चीज़ें अगर हो रही हैं तो इसका बेनिफिट, उसका जो मुनाफा है उससे आप क्यों नहीं उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। और अगर आपको पार्टिसिपेट करना है और आपको ये जानकारी है कि कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं तो आप 2-1% के चक्कर में नहीं रहिए। आप कैपिटल पे फोकस करिए कि कितना कैपिटल आप एलोकेट कर सकते हैं और आप स्प्रेड आउट करके उसको इन्वेस्ट करके फिर थोड़े साल के लिए भूल जाइए। तो हम ना चैनल पर जितने भी हमारे दिग्गज आते हैं सबसे ये सवाल पूछ रहे हैं, सेंसेक्स 1 लाख पर 5 साल में, 4 साल में या 3 साल में, क्या कहेंगे आप? आपने 1 दशक की तो बात कर ली, लेकिन अब ये 1 लाख का आंकड़ा मैथमेटिकली 5 साल तो प्रॉब्लम नहीं होगी, वो तो आसानी से हो जाएगा ना? डेफिनेटली हो जाना चाहिए कि इसमें कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं होता है जैसे हमें पता है। बट अगर आप ये सोचिए कि जो इंडिया की ग्रोथ रेट है, राइट, तो जो स्केप्टिक्स हैं, जो ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हैं, वो भी मानेंगे कि भाई 6 से 7% ग्रोथ रेट तो हो जाएगी रियल टर्म्स में। आप उसमें 4-5% इन्फ्लेशन ऐड कर दीजिए तो 10-12% तो इंडिया की ग्रोथ रेट हो रही है। हाँ। अब इंडिया की ग्रोथ में एग्रीकल्चर भी है, सर्विस भी है, मैन्युफैक्चरिंग भी है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी है, गवर्नमेंट भी है, सब मिलके इंडिया की ग्रोथ इम्पैक्ट करते हैं। अब उसमें आप ये सोचिए कि जो लिस्टेड कंपनीज हैं, जो लीडिंग कंपनीज हैं, उनकी ग्रोथ कितनी हो सकती है, राइट? तो अगर 10-12% इंडिया की नॉमिनल जीडीपी ग्रो कर सकती है तो मार्केट की भी ग्रोथ उतनी हो सकती है। उसमें अगर आप निवेश कर रहे हैं, आप उसमें से बेस्ट कंपनी सेलेक्ट करें तो 14-15% अगर आपको लगता है कि भी ग्रोथ हो सकती है तो उस रेट के हिसाब से 5 साल में डबल पैसा हो जाना चाहिए। पैसा मतलब चाहे इकॉनमी हो चाहे वो मार्केट हो, 62 पे तो आप आज हो, तो सेंसेक्स अगर आप उस हिसाब से सोचो तो 1 लाख आई थिंक उसके पहले ही होगा, उसके बाद में नहीं होना चाहिए, अनलेस ऑफ कोर्स ग्लोबली कोई बहुत बड़ी कैलामिटी आ जाए। हम कभी भी ये सब जो एक्सपेक्टेशंस रखते हैं हम स्ट्रेट लाइन पे नहीं रख सकते हैं, बट अगर सब कुछ नॉर्मल रहा तो ये आपको एक सोच रख के चलनी चाहिए कि डबल पैसा होना 4-5 साल में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगले वक्त में आप कोई फंड्स लॉन्च करने की सोच रहे हैं, अपने बुके में कोई विस्तार? अभी हमने मतलब काफ़ी सारे आइडियाज़ हैं, इतना अट्रैक्टिव मार्केट है अभी कि हमारी फ़ंड टीम जैसे आपने देखा होगा अपने दफ्तर में एकदम बिजी है, पूरी लगी हुई है नए आइडियाज़ को लेके, बहुत ही एक्साइटमेंट है और बहुत सारे आइडियाज़ हैं। हमारा जो पहला आइडिया जो हम अगले महीने लॉन्च करेंगे वो है फाइनेंशियल सर्विसेज पे। अच्छा। फाइनेंशियल सर्विसेज हमारे हिसाब से एक इकॉनमी का बहुत ही बड़ा हिस्सा बन गई है अभी। तो अगर आप देखें कि इंडिया की जो ग्रोथ हुई है लास्ट डेकेड में सर्विसेज लेड है और विद इन सर्विसेज फाइनेंशियल सर्विसेज हैज़ अ वेरी लार्ज पार्ट। तो इट इज़ अ वेरी एंड अगर आप लास्ट 15-18 साल में देखें तो इट हैज़ आउट परफॉर्म्ड द ब्रॉड मार्केट बाय अ वेरी हैंडसम मार्जिन। तो बहुत ही अट्रैक्टिव एरिया है। तो फंडामेंटली दैट इज़ ट्रू ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। हम सब यूज़ करते हैं, हमने देखा है कि कितना ग्रोथ और डेवलपमेंट हुआ इन बैंकिंग, इन इंश्योरेंस, इन म्यूचुअल फंड, इन कैपिटल मार्केट्स, इन फिनटेक्स, इन NBFC लेंडिंग, ऑल ऑफ दैट। दूसरा रीज़न ये है कि अभी जो रिलेटिव प्राइस है उसका अभी थोड़ा सस्ता हो गया है। तो अगर आप निवेश करना चाहते हैं, आप कोई अच्छी चीज़ पे आप तब एंटर करना चाहते हैं जब रिलेटिवली वो अभी वैल्यूएशन ठीक हो। तो अगर आप लॉन्ग टर्म वैल्यूएशन देखें फाइनेंशियल सर्विसेज को, जो आज का जो भाव है वो हमें लगता है कि अट्रैक्टिव हो गया है। और तीसरा कि भाई नया फंड होगा, एक नई टीम है और टीम है जो एक नए तरीके से जो सेक्टर को देख रही है,
क्योंकि हमारी सेक्टर में पहले बड़े बैंक्स थे, PSU हों, प्राइवेट सेक्टर हों, बट अब वो जो एरिया है वो बहुत ब्रॉड हो गया है। काफ़ी नई तरह की कंपनीज, नई तरह की स्ट्रैटेजीज़, नई तरह के टेक्नोलॉजी लेड जो प्लेयर्स हैं वो सब आ गए हैं। तो इसलिए जो अपॉर्चुनिटी है निवेश करने की वो वाइडन हो, तो वो सब नए आइडियाज़ हम एक फ़ंड में ऑफ़र करना चाहते हैं। तो अगले महीने हम एक फाइनेंशियल सर्विसेज फ़ंड, बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज फ़ंड लॉन्च करेंगे। बहुत बढ़िया, तो इसका इंतज़ार रहेगा। अब क्योंकि आप मेरे दर्शकों से पहली बार मिल रहे हैं इस शो के ज़रिए, तो कुछ आपके बारे में भी हमें जानना होगा। प्रोफेशनली तो खैर आपके बारे में बहुत सारी जानकारी है जो लोग गूगल अप करके समझ सकते हैं इस इंटरेक्शन को देखने के बाद, लेकिन मुझे जानना है कि पैसे के साथ आपका निजी रिश्ता क्या है? कैसे समझा पैसे की महत्व को? तो मेरा पैसे के साथ सिलसिला एक्चुअली कॉलेज में शुरू हो गया था। तो मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो इंजीनियरिंग का है। अच्छा। तो मेरे पिताजी, उनके पिताजी, मेरे भाई सब इंजीनियर्स हैं। और तो बचपन से ही बचत और निवेश की समझ थी या बचपन में सिर्फ? नहीं, बचपन में खाली इंजीनियरिंग की समझ थी। अच्छा। कैसे कोई चीज़ बनाते हैं, स्क्रू ड्राइवर को कैसे यूज़ करते हैं, तो वो उससे हम खेला करते थे। अच्छा। लेकिन आपको ध्यान होगा कि ये 1991 की बात है। उस समय काफ़ी डेवलपमेंट चल रहा था। जो मनमोहन सिंह की जो बहुत फेमस स्पीच थी, उसके बाद बहुत ज़्यादा लिबरलाइजेशन हुआ था। तो मुझे बहुत इंटरेस्ट आ गया इकोनॉमी में, एंड उससे रिलेटेड फिर स्टॉक मार्केट में। इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मुझे और कुछ करना है, तो मैंने फाइनेंस और कॉमर्स पढ़ना शुरू कर दिया। एंड तब से जो जर्नी रही है, आई थिंक पोस्ट लिबरलाइजेशन, आई थिंक दैट हैज़ बीन एन एब्सोल्यूट एजुकेशन एंड नॉट अ मोमेंट टू रिग्रेट इन दैट सेंस, बिकॉज वहाँ से अगर आप ग्रोथ देखिए, उस समय सेंसेक्स 1000 के नीचे होता था, आज 62,000 है। तो अगर आप ऐसे सोचिए कि कितना ज़्यादा वेल्थ क्रिएशन हुआ है। सो दैट हैज़ बीन अ बिट ऑफ अ जर्नी। कई नाम थे उस समय जो आप आज नहीं हैं, उस समय ब्लू चिप माने जाते थे। कई नाम थे जो कोई उस समय टच नहीं करता था, ब्लू चिप है। तो ओवर द ईयर्स, ओवर द लास्ट 30-35 ईयर्स, देन यू सी कि कितना चेंज भी हो सकता है मार्केट। सो दैट इज़ अ बिट ऑफ पहला निवेश या पहली जगह कहाँ पैसे लगाए थे? तो उस समय मैं स्टॉक मार्केट्स में IPO होते थे। और अगर पहला, दूसरा, तीसरा कुछ होगा। उस समय सडनली एक समय हुआ कि बोला गया कि ये 3 बड़ी फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनियां, सिंस हम फाइनेंशियल सर्विसेज की बात कर रहे थे, एक था SCICI शिपिंग कॉरपोरेशन, और इन्वेस्टमेंट, ICICI और HDFC, ये 3 बड़ी कंपनीज हैं जिनका IPO आ रहा है। तो ऐसे तो मैंने थोड़ा पढ़ा कि भाई क्या करते हैं वो, ICICI क्या करता है, HDFC क्या करता है, और फिर उस समय IPO के समय आपने थोड़े थोड़े पैसे लगा दिए। तो वहाँ से शुरुआत हुई। अच्छा। कोई गलती जो आपने अभी तक गांठ बांध के रखी कि ये दोबारा नहीं करना? बहुत सारी गलतियाँ, एक अच्छा। ही नहीं है, बहुत सारी गलतियाँ हाँ। आदमी करता है। हाँ। बहुत सारे ऐसे शेयर्स थे जो आप बहुत जल्दी बेच देते हैं। अगर आपको लगता है कि भाई इसका स्टोरी हो गया, आपने IPO में ख़रीदा, ये तो 2x, 3x, 5x, 10x हो गया, आप उस समय 100x and 1000x आप इमेजिन ही नहीं कर सकते। तो कंपाउंडिंग एज अ कॉन्सेप्ट मुझे लगता है कि मैं आज भी सीख रहा हूँ कि एक नंबर कंपाउंड करके कितनी तेज़ी से बाद में बढ़ता है, वो इमेजिन करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो उस समय लगता है कि आप बहुत स्मार्ट हैं, देखो आपने 10 रुपये में ख़रीदा, आपने 30 रुपये, 40 रुपये में बेच दिया, वही 10 रुपये की वैल्यू आज कितनी है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो आप हमेशा से इन्वेस्टर रहे हैं, ट्रेडर माइंडसेट के नहीं रहे हैं? तो मैंने बीच में एक फेज़ हमेशा आना चाहिए कि आप सोचते हैं कि आप ट्रेड करके पैसा जल्दी कमा सकते हैं। तो वो मिस्टेक करना मुझे लगता है 100% ज़रूरी है फंड इंडस्ट्री में होने की वजह से। अच्छा, मिस्टेक क्यों है लेकिन ये? क्योंकि एक जनरली एक हम कहावत तो नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन एक जनरली आप जैसे बोल रहे हैं गार्ड बांध लेते हैं कि आपको मार्केट में रहना है तो हम्बल रहना चाहिए कि आप मार्केट से स्मार्ट नहीं हो सकते। आप ये सोच के चलिए कि अगर पैसे बन गए ट्रेडिंग करने में तो आप लकी हैं और कोई रीज़न नहीं है। और अगर आपको लगता है कि आप मार्केट को बीट कर सकते हैं तो बहुत सारे बहुत स्मार्ट, बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत ही लकी लोग और बैठे हैं जो वही चीज़ ट्राई कर रहे हैं। तो इसलिए आई थिंक मिस्टेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं करेंगे तो आप समझेंगे नहीं कि वैल्यू क्या है इस चीज़ की। पैसे गंवाने भी बहुत ज़रूरी हैं एट सम स्टेज,
लेकिन अगर आप बिना गंवाएं, बिना मिस्टेक करें, अगर आप सिंपल एक म्यूचुअल फंड का SIP करें तो एंड रिज़ल्ट आपका उतना ही अच्छा होगा जितना जो सबसे स्मार्ट इन्वेस्टर है उसका होगा। ये एक तरीका है मुझे लगता है कि जिसके लिए ना तो आपको इन्वेस्टर बनने के लिए ना तो कोई क्वालिफिकेशन चाहिए, ना तो कोई आपको ऐसा कोई नॉलेज चाहिए, खाली बिहेवियर चाहिए। तो खाली बिहेवियर की वजह से अगर आप उतने ही बेनिफिट में आ सकते हैं जितने सबसे पढ़े लिखे इन्वेस्टर्स कर सकते हैं, तो ये मौका क्यों छोड़ो। तो तब से मैंने ठाना कि भाई मेरा दिन का अलग काम है, फंड इंडस्ट्री में होने की वजह से इन एनी केस रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, मुझे नहीं करना है। तो एक शांति से अगर 2, 3, 4 SIP करके रखो, आपको उतना ही बेनिफिट होगा जो लोग 24 घंटे खाली इन्वेस्ट करते रहते हैं, उनको भी वही होने वाला है मोर और लेस। बिल्कुल। तो कीप लाइफ सिंपल इन दैट सेंस। बिल्कुल, और इसीलिए बहुत ज़रूरी है अपने निवेश को भी आसान रखना, और तमाम क्वालिटीज़ जो आपने बताई एक होनी चाहिए निवेशक में, उसमें एक और चीज़ अनुशासन होना चाहिए। डिसिप्लिन के साथ आपको अपने इन्वेस्टमेंट बना रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद इस खास पेशकश में शिरकत करने के लिए, और दर्शकों को आपने बारीकियाँ तो समझाई, साथ ही आने वाले वक्त में कैसे अपने पोर्टफोलियो को उन्हें बांधना चाहिए उसके नुस्खे भी दिए। धन्यवाद आपका। और मुझे भी इजाज़त दें, करते हैं कि आपको शो पसंद आया हो, और अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारा ये शो YouTube पर भी लाइव जाता है, तो आप अपने सवाल हमें कमेंट बॉक्स में भी छोड़ सकते हैं, और हमारी कोशिश होगी कि आप तक पहुंचे और आपके सवालों के जवाब दें। नमस्कार।